हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, केमिस्ट्री के लेक्चर आपने ज़रूर लिया होगा और अब नेक्स्ट लेक्चर जो है, देखो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पीछे कारण क्या है कि एक तो मैं आपको जो है जितने भी अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जो नॉर्मली किसी भी क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते, जैसे क्वार्क कण क्या होता है, मेसोन क्या होता है, बेरियंस क्या होते हैं ना, पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में ना आपको मूलभूत कण क्या होते हैं, प्रकृति के है ना मूलभूत फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, किन से मिलकर ये एटॉम बनते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो सबसे दुर्बल बल होते हैं, जब सबसे ताकतवर शक्तिशाली बल जो होते हैं प्रकृति में, वो कौन से होते हैं। तो इस बेसिक सेक्शन में आपको जो है एग्जाम्स में जो है इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न नॉर्मली पेपर्स में देखे जाते हैं। तो आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो बात करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो समस्थानिक हैं, समस्थानिक, उनके बारे में बेसिक एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर तो सिमिलर हो लेकिन एटॉमिक वेट या परमाणु भार डिफरेंट हो, या फिर वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉनों की संख्या ही होता है और प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई हेनरी मोज़ले द्वारा। तो देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 और यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये 238 लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए प्रकृति में जो यूरेनियम मिलता है हमें, प्राकृतिक रूप से जो मिलता है सबसे ज़्यादा वो ये वाला मिलता है, यूरेनियम 238। और हम जो एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स में या नाभिकीय रिएक्टर्स में जिसका प्रयोग करते हैं वो 235 है, ठीक है। तो 235 जो है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन में भी जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन में भी जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये होता है। तो प्रोटियम का मतलब जो हाइड्रोजन ही है। अब देखिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रतीक सबको पता है H। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भी तत्व हैं उनके प्रतीक सिंबल जो दिए हैं, सिंबल्स, वो किसने दिए थे। मतलब हाइड्रोजन का H लिखना है, लिथियम का Li लिखना है, तो इसके बारे में सबसे पहली बात किसने बताई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हु गेव द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, प्रतीक जो है ये हाइड्रोजन है, इसका ड्यूटेरियम और इसका ट्राइटियम है। जो ट्राइटियम है ना, ये तो रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, वे सभी पदार्थ जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें लगातार निकलती रहती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये बात साफ दिख रही है कि जो ये नीचे वाला जो भाग होता है, जैसे यहाँ पे 92, तो ये प्रोटोनों की संख्या, ये प्रोटोनों की संख्या, ये प्रोटोनों की संख्या है, और ये 238 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है ना, और इसी को एटॉमिक वेट भी कहते हैं। आप लास्ट लेक्चर जरूर देखिए और इस लेक्चर को पूरे अंत तक देखेंगे तो आपको आज है ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आया करते हैं, तो इनको आपको पूरा अंत तक वीडियो को देखना है जरूर, है ना। देखिए, एक बात तो आपको करनी पड़ेगी कि जो भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो हमेशा आदत में डालें कि बिल्कुल फ्री टाइम जो होता है ना उस समय लेक्चर को देखें, और रोज़ की आदत में डाल लें कि पूरा पूरा लेक्चर देखना है, ताकि क्या होगा, आपको एक कंप्लीट जो नॉलेज है ना उस टॉपिक के बारे में मिल जाएगी। और यदि आप टालते रहेंगे कि कल देख लूँगा, कल देख लूँगा, तो ऐसे नहीं संभव है। जैसे मैं भी जो है डेली के 4 या 5 लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मैं टाल रहा नहीं हूँ, मैं लगातार, है ना। तो देयर शुड बी नो प्रोक्रेस्टिनेशन। आप टालेंगे नहीं किसी भी चीज़ को। आप यदि लेक्चर देख रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और रोज़ की आदत में डालिए कि पूरा पूरा लेक्चर देखें। तो देखिए, प्रतीक जो है हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम है। तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो नीचे वाला होता है, ये और ये। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, इसमें से जब इसको घटाया जाता है, जब 3 में से 1 को घटाया जाएगा प्रोटॉन कितना आएंगे, 2, 2 में से 1 को घटाया जाएगा प्रोटॉन कितना आएंगे, 1, और 1 में से 1 को घटाया जाएगा प्रोटॉन कितना आएंगे, 0। तो जो हाइड्रोजन है उसमें प्रोटॉनों की संख्या नहीं होती है। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताएगा कि सूर्य में जो ये लगातार ऊर्जा बन रही है जो नाभिकीय संलयन के कारण है, उसमें कौन कौन से 2 तत्व के जुड़ने से हीलियम का निर्माण होता है ना। तो आप मुझे बताइए, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, और कौन कौन से 2 मिलते हैं और उनके बनने से हीलियम का निर्माण होता है और एक न्यूट्रॉन निकलता है। तो आप मुझे बताइए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो सूर्य में है ना। और इसी तरह से जितने भी तारे हैं उन सभी के तारों में जो ऊर्जा होती है वो इसी से होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसी ने भी आंसर नहीं दिया
कि जो तारे हैं उसका जो रंग है वो उनके तापमान को बतलाता है, याद रखना टेम्परेचर को। और जो भी तारा ब्लू दिखाई दे रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, याद रखना, रेड में नहीं। जो हमें ब्लू दिखाई देता है ना टेलीस्कोप से, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। और जो भी तारे हैं उन सभी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए सभी समस्थानिक जो होते हैं ना, उनके केमिकल प्रॉपर्टी समान होती हैं, क्योंकि उनके जो आउटर पार्ट में, चूंकि देखो एक बात सुनिए, समस्थानिक में सभी में प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर ही है, जैसे 92 92 92 यूरेनियम में 12 12 12, कार्बन में, हाइड्रोजन में 1 1 1 है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको ये बात पता होगी, किसी भी तत्व के बाह्यतम, जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, कोश है, उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। ये लाइन वापस से सुन लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए तीनों में जो है प्रोटॉन 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 समान है, तो इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे, वैसे ही यूरेनियम में भी। तो इसलिए जो समस्थानिक होते हैं वो उनका भौतिक गुण दिखलाते हैं, है ना। भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण तीनों क्या दिखलाते हैं, हमेशा सेम दिखलाते हैं। तो ये पॉइंट याद रहेगा कि जो आइसोटॉप्स हैं वो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिसिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक जो क्वथनांक है, जो गलनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो अलग अलग होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। साधारण जल को H2O बोलते हैं, भारी जल को D2O बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है D2O का क्या काम है और कैडमियम की जो छड़ें होती हैं उसका क्या काम है। दोनों के काम अलग अलग है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे जो जल है वो तो 100 डिग्री पर जो है अपना बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 101.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको ये बात पता होगी 4 डिग्री पर पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी ऑफ द वाटर विल बी हाईएस्ट, और 11.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैवी वाटर की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आप एक बात याद रखना, अलग अलग तत्वों में, पदार्थों में जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर, और एक फिक्स टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये बात पता चल गई कि 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होगा, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो आपको, एक मैंने ले लिया 0 डिग्री, एक ले लिया 4 डिग्री, और एक ले लिया 10 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया 10 डिग्री, 4 डिग्री और 0 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछा कि यदि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही देखो गर्म हो रहा है ये, तो गर्म होगा तो पहले तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा घनत्व हो जाएगा। इसका मतलब डेंसिटी, घनत्व क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, और उसके बाद 4 डिग्री के बाद वापस कम होने लग जाएगा, क्योंकि 4 पर सर्वाधिक होता है। तो फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी। जबकि आपको ये बात पता है, जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। आयतन का मतलब जितना वो आकार लेता है। तो जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा ना, वो वस्तु उतनी ही कम आयतन ले रही है। तो आयतन क्या हो गया, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो यहीं पर वॉल्यूम पूछा होता तो आप आंसर क्या देते, उल्टा, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन जो है वो सबसे कम होता है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम में उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो 0 डिग्री से, है ना, 0 डिग्री से देखिए, और देख लेते हैं एक बार। जैसे ये 4 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और ये 10 डिग्री है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो आयतन यहाँ पर सबसे, वॉल्यूम सबसे जो है वो कम होगा। तो 0 डिग्री से जो है वॉल्यूम जो है वो पहले कम होगा, और उसके बाद में वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम है। तो आप ये रिलेशन याद रखना, घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 0 से 20 डिग्री गर्म करेंगे तो भी क्या होगा, तो 0 से 4 डिग्री तक तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन कम होगा, जबकि जैसे 20 डिग्री पर जाएंगे तो जो है घनत्व जो है वो कम होता जाएगा, आयतन बढ़ता जाएगा। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी, और D2O का मैक्सिमम डेंसिटी 11.3 पर। यार देखो, ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये एग्ज़ाम में कई बार निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इस पर बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो किसी भी तत्व का जो निर्धारण है ना, या किसी भी तत्व का जो
भौतिक गुण है ना, किसी भी तत्व का निर्धारण, जैसे आपको पता है 1 से लेकर 118 तत्व हैं, तो ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सभी में प्रोटोनों की संख्या, जैसे हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4 है, बोरोन में 5 है, इस तरह से 118वां तत्व एक ऑर्गेनेशन है। तो इन सभी में प्रोटोनों की संख्या अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए ये सभी के जो भौतिक गुण है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब एक लाइन याद रखना, किसी भी तत्व में प्रोटोनों की संख्या उस तत्व के भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित करती है। लिख लीजिए भले ही आप, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो उसके बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन है, जैसे मैं आपको जैसे हाइड्रोजन बताऊं, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ये केंद्र है न्यूक्लियस, और इसका बाह्य कोश ये है, इसमें एक ही प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक इलेक्ट्रॉन निर्धारित कर रहा है, जबकि हीलियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चूंकि फर्स्ट वाले ऑर्बिट में केवल अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो हीलियम जो है वो एक पूर्णतः स्टेबल एलिमेंट है। जैसे आपको पता है ना, जो जीरोथ वर्ग है जिसको हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन, इन सभी के आउटर मोस्ट जो है ना वो पूरी तरह से फिल्ड है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। तो आपको क्या पता चल गया? भौतिक गुण प्रोटोनों की संख्या पर, तत्वों का निर्धारण प्रोटोनों की संख्या पर, रासायनिक गुण जो है बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, और जो समस्थानिक, जो आइसोटॉपिक प्रॉपर्टी है, वो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। अभी हमने देखा था प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 थे, ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन 1 था, आपने ऊपर ही चर्चा की है, और जो है ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 थे। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, इस आधार पे आइसोटॉपिक है ना। और समस्थानिक में रासायनिक गुण तो समान, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है। तो ये जो तीनों लाइन है, मैं एक बार फिर आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आई है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अभी बोला कि कोई सा भी तत्व है, जैसे मैंने मान लीजिए x ले लिया, और यहाँ पर ले लिया 25 ले लिया, और ये मान लीजिए ऊपर 50 ले लिया। तो ये 50 क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और ये कौन है? प्रोटॉन की संख्या। अब नॉर्मली जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इस x तत्व में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 25। प्रोटॉन कितने हैं? 25। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 50 में से 25 घटाएंगे, 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो तीनों 25 25 25 हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर x प्लस आ गया 3, इसका मतलब क्या है? यदि किसी के ऊपर प्लस आयन आ रहा है ना, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। पॉइंट क्लियर है? तो जब भी प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का दान किया है, और यदि माइनस आ जाए 3 तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो अभी कंडीशन क्या है आपके सामने? x प्लस 3। अब आपको ये बताया हुआ है कि प्रोटोनों की संख्या 25 है, जो भी तत्व है उसमें प्रोटोनों की संख्या 25 है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। पॉइंट क्लियर है ना? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर क्या है? +3। इसका मतलब क्या है? इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। होने कितने चाहिए थे? 25, और 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है? दान किया है। तो कितना आ जाएगा? 22। तो ये बात समझ में आ गई। इसी की जगह यदि वो x-3 दे देता तो 25 तो होने ही चाहिए थे, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या इतनी है, क्योंकि ये तो गिवन है हमको। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए +3, तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर जो है यहाँ पर 28 आता आंसर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे तत्व में, ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे हैं कि किसी भी तत्व में जो है ना प्रोटोनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोई भी पॉजिटिव धनायन है, ऋणायन है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। तो ये आप आराम से अब बता सकते हैं। अब जो टॉपिक मैं बोलने जा रहा हूँ, अब जो टॉपिक आ रहा है, ये नॉर्मली आपको किसी एग्ज़ाम्स में नहीं मिलता है, नॉर्मली किसी भी जो है ना जो भी क्लासेस होती है उसमें नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन यदि एडवांस क्वेश्चन आ गया तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आज की तारीख में पुराने रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं, तो नए क्वेश्चनों को बनने की भी संभावना उत्पन्न हो गई है। तो कणों के जो प्रकार हैं, लिस्ट ऑफ पार्टिकल्स है ना, लिस्ट ऑफ कणों के प्रकार, वो 2 प्रकार के हैं। एक तो एलिमेंट्री, मूलभूत कण है। देखो कण का मतलब समझ में आ गया, जिससे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने हैं, ये भी अपने कुछ पार्टिकल से बने। याद रखना ये मूलभूत नहीं है। और कुछ होते हैं यौगिक, यौगिक का मतलब मिलकर बने होते हैं। तो एक तो होते हैं मूलभूत, बेसिक,
और उनसे मिलकर जो बने होते हैं वो यौगिक कण हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मूलभूत कण कितने होते हैं। आपसे पूछा जाए एलिमेंट्री तत्व कितने हैं, तो आप केवल कितने बताएंगे? दो। कौन कौन से? फर्मियोन और बोसोन। ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, इसीलिए आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए अब, है ना, क्योंकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें आवेश शून्य क्यों होता है, प्रोटॉन में धनात्मक +1 क्यों आवेश होता है। ये बात आपको इस यहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो एलिमेंट्री जो तत्व है वो है फर्मियोन और दूसरा है बोसोन। और फर्मियोन के कितने भाग होते हैं? दो। एक तो लैप्टॉन और क्वार्क। और ये क्वार्क जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कण है, क्वार्क कण याद रखना। और बोसोन का आपको नाम याद आ रहा होगा, हमारे जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट बोस, है ना, उन्हीं के नाम पर है ये, जिन्होंने आइंस्टीन के साथ में रिसर्च की थी। और आपको याद आ रहा होगा एक गॉड पार्टिकल के नाम से फेमस हुआ था, गॉड पार्टिकल, जो कि है ना लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की जो प्रयोगशाला है, वहाँ पर ऐसा बोला गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति शायद इस हिग्स बोसोन से ही हुई होगी और इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल कहा गया। लेकिन फाइनली क्या है, इसको है ना खारिज कर दिया था कुछ सालों के बाद में, है ना। तो बोसोन पार्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल कितने? फर्मियोन और बोसोन। और फर्मियोन के दो भाग हैं, लैप्टॉन और क्वार्क, ठीक है। कंपोजिट कण कौन से हैं? जो मिलकर बने हैं, किसी दो से मिलकर बने। तो ये कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले हेड्रॉन, मैंने अभी बोला था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये प्रयोगशाला जो है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, आप ये बताइए LHC। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानी जाती है, जो है ना ज़मीन के नीचे लगभग 2-3 किलोमीटर लंबी बनाई हुई है। और ये मुझे बताइए कि ये किन दो देशों के बॉर्डर पर है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च लैब है जो खोज कर रही है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई होगी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से, है ना, तो वो उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहा। तो आप मुझे बताइए किन दो देशों के मतलब बाउंड्री पर है ये, और बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसने दिया था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हेड्रॉन जो है उसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, मैसॉन और बैरियन, है ना। तो मैसॉन और बैरियन, और इसमें दो प्रकार के क्वार्क पाए जाते हैं, पाइयोन और केऑन। और यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बैरियन बनता है। और ये नाभिक जो है आपको पता ही है, न्यूक्लियस होता है, परमाणु और अणु। तो ये सभी क्या हैं? बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब जो है ना, अब आपको टेक्निकल सेक्शन समझ में आता जाएगा कि जो सबसे पहली बार मैसॉन के जो खोज करता है, जो कि एक प्रकार का पार्टिकल है, इसमें देखो जो बेसिक पार्टिकल था वो मैंने क्या बताया था? क्वार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वार्क कणों से मिलकर मैसॉन बना होता है, और H युकावा ने इसकी खोज की थी, है ना। मैसॉन की खोज किसने की? आपसे कभी भी प्रश्न आ सकता है, ये वन लाइनर, युकावा ने, है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, ठीक है। जो बैरियन है ये 3 से भी मिलके बना हो सकता है और अधिक से भी मिलके बना हो सकता है। जो 5 से मिलके बना है उसको पेंटा क्वार्क कहेंगे। देखो ये कंपोजिट है, इसीलिए बैरियन कहाँ पर आ रहा है? यहाँ। क्यों? क्योंकि क्वार्क जो एलिमेंट्री कणों से मिलकर बना है। कितने? 5 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, ठीक है। तो बैरियन जो है आप याद रखना 3 या उससे ज़्यादा के कणों से मिलकर बैरियन बनता है। अब जो आ रही है ना बात, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पे आपको समझ में आएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो क्वार्क कणों के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? गैलमैन ने 1964 में। और ये ब्रह्मांड का सबसे फंडामेंटल मूलभूत कण है। लिख लीजिए कहीं पर या परमानेंट मेमोरी में ले जाइए इसको, कि क्वार्क पार्टिकल इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। इसके खोजकर्ता गैलमैन है। तो ये जो क्वार्क पार्टिकल है ना, ये 6 प्रकार के, देखिए ये आपको नाम याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, वैसे नाम याद रह जाएंगे। एक तो है अप, एक है डाउन, इसको फर्स्ट जनरेशन का कहा। एक है चार्म और एक है स्ट्रेंज, अजीब। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, चार्म और स्ट्रेंज। और एक है टॉप और एक है बॉटम। तो ये थर्ड पीढ़ी है, सेकंड पीढ़ी है। तो इस तरह से 6 प्रकार के क्या होते हैं? क्वार्क कण होते हैं। तो जो इधर वाले हैं इस पर -1/3, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 होता है, 1 आवेश। तो इसका 1/3 जो आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई? 1। तो इसका 1/3 आवेश तो रहता है डाउन स्ट्रेंज और बॉटम पर, ये लिखा है आपको, ये दिख रहा है ये चीज़। जबकि इधर वाले जो हैं इनमें 2/3 आवेश रहता है, 2/3 आवेश। और क्वार्क कण ही क्या है? सबसे मूलभूत कण है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है ये, है ना। आप जो है ध्यान से एक एक बात सुनिए, ताकि आपको आप अब तक जो आपने कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यू का मतलब क्या है? अप, डी का मतलब डाउन, सी का मतलब चार्म, एस का मतलब स्ट्रेंज, टी का मतलब टॉप, बी का मतलब बॉटम। तो ये बात समझ में आ गई।
अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये लैप्टॉन के जो कण दिखाई दिए थे, है ना, लैप्टॉन, तो लैप्टॉन्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो लैप्टॉन कण कितने प्रकार के हैं, लैप्टॉन 6 प्रकार के। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कैसा कण है, यदि कभी पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन लैप्टॉन है। म्यूऑन, टाउ से रिप्रेजेंट करते, टाउ। न्यूट्रिनो, है ना, न्यूट्रिनो, ई, म्यू और टो, ये न्यूट्रिनो है। कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत की एक न्यूट्रिनो लैब स्थापित की गई है दक्षिण भारत में। एग्जैक्टली उस शहर का नाम बताइए और किस राज्य में है वो, है ना, और वो भारत की न्यूट्रिनो लैब है ना, न्यूट्रिनो लैब। और उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है वैसे न्यूट्रिनो लैब यूएसए में भी, और भारत जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रहा है अभी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, साइंस के करंट अफेयर में। अब देखिए आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, जो प्रोटॉन है वो कितने क्वार्क कणों से मिलकर बना है, 3 क्वार्क कण। और क्वार्क कण जो है बेसिकली प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार के। तो 3 क्वार्क कण कौन कौन से वाले, यू और डी। यू का मतलब अप और एक डाउन। तो 2 यदि अप हैं, है ना, 2 यदि अप हैं, इसका मतलब अप वालों के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अप वाले केस में मैंने आपको बताया था एक भी है तो वो 2/3 जो है आवेश, प्लस का 2/3 आवेश रहता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 अप हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 2 अप है, इसका मतलब प्लस का 2/3 प्लस 2/3। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर 4/3 हो जाएंगे। तो देखिए 2 अप और 1 डाउन, और डाउन का क्या था, -1/3। तो जब 4/3 में से 1/3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 पॉजिटिव। और इसीलिए प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। ये पहली बार ही आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे। तो जो प्रोटॉन है ना वो एक्चुअल में 3 क्वार्क कणों से मिलकर बना है। कौन से, 2 यू और 1 डाउन से, है ना। समझ में आ गई बात, ये बहुत सिंपल है, जो बोल रहा हूँ समझ लो, बहुत ही ईजी है। अब आ रही है बात न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क कण से मिलकर बना है, लेकिन ये 2 डी और 1 यू से मिलकर बना है। तो जब डी की बात कर रहे हैं, डाउन की बात कर रहे हैं, तो डाउन वाले केस में क्या बताया था मैंने आपको, 2 डी हैं तो -1/3, एक तो ये हो गया, और एक और -1/3, तो ये कितना हो जाएगा, -2/3। और प्लस का 2/3, क्योंकि अब पे प्लस का होता है तो ये क्या हो जाएगा, निल। तो इसके ऊपर जो आवेश रहेगा वो क्या हो जाता है, 0। और इसीलिए न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। ये बात समझ में आ गई, न्यूट्रॉन आवेश रहित क्यों होता है, क्योंकि ये तो हो गया 2/3 माइनस का, और ये हो गया 2/3 प्लस का, तो ये आवेश रहित होता है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे, जो मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा था, सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने बोसोन पार्टिकल के बारे में बात की है, तो यह जो प्रकृति में जो बल है ना, नेचर में जो बल है, उसके लिए यही उत्तरदायी है। बोसोन पार्टिकल आर द बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सेज इन यूनिवर्स और नेचर। देखो किसी भी 2 कण के बीच में जो ऊर्जा का जो आदान प्रदान हो रहा है ना, जैसे एक कण के टकराने से दूसरे कण को ऊर्जा मिल जाती है, तो ये ऊर्जा कौन से पार्टिकल के कारण मिल रही है, तो आप आंसर देंगे बोसोन के कारण। देखो ये लाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। विभिन्न कणों के मध्य बोसोन कणों के विनिमय से प्रकृति में बल उत्पन्न होता है। तो आप देखते होंगे ना, कई बल हमको समझ में नहीं आ रहे होते कि कैसे बल मिला, तो वो जो फोर्स है वो एक्चुअल में बोसोन पार्टिकल जो है उनका एक्सचेंज होता है। तो देखिए, तो बोसोन के विनिमय से क्या होता है, एक कण को दूसरे कण को एनर्जी मिल जाती है। ये समझ में आ गई होगी बात। देखिए अगला जो मैं इसके बाद जो सेक्शन करवाऊंगा ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रबल बल कौन से, दुनिया के सबसे ताकतवर बल कौन से, न्यूक्लियर फोर्सेज आर द मोस्ट पावरफुल फोर्सेज। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया। और सबसे वीक बल कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक बल होते हैं, कमजोर बल, ठीक है। दुर्बल बल अलग होते हैं, उससे भी कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, और सबसे ज़्यादा ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके ऊपर हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूरा, और उसके बाद मैं लेक्चर को फिनिश करूंगा। तो देखिए बोसोन 6 प्रकार के होते हैं, बोसोन पार्टिकल जो है वो भी 6 प्रकार के हैं, है ना। और लैप्टॉन भी कितने प्रकार के थे, 6 प्रकार के, अभी हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह सब। तो बोसोन में ग्लूऑन, फोटोन ये वही है जो सूर्य से फोटोन आते हैं पार्टिकल्स, डब्ल्यू बोसोन, जेड बोसोन, ग्रेविटोन। इस ग्रेविटोन कण के कारण ही है ना, देखिए आपको पता है ना, ग्रेविटी फोर्स, दो पिंड के मध्य में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो आकर्षण बल लगा हुआ है, और इसी के कारण जो स्थिरता भी बनी हुई है पृथ्वी चंद्रमा में भी।
तो ये ग्रेविटॉन नाम का बोसोन पार्टिकल है जो इन दोनों के बीच में क्या है ना, बल का आदान प्रदान कर रहा है। और इसी आदान प्रदान से ना हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स के एक एक पार्टिकल्स, एक एक पिंड, वो अपने जो है ना स्टेबल स्थायित्व अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, ग्रेविटॉन। ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। और हिग्स बोसोन तो वो पार्टिकल ही है जिसे क्या कहा गया था, गॉड पार्टिकल कहा गया था, है ना, गॉड पार्टिकल इसे कहा गया था। तो देखिए आपको बहुत सारी बातें ये समझ में आ गया। बोसोन पार्टिकल कितने हैं, इनका भी एप्लीकेशन आपको आगे समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। फोटोन तो सूर्य से जो आने वाली है उसको फोटोन कहते हैं। तो देखिए प्रकृति में जो 4 बल हैं वो कौन कौन से हैं। प्रकृति, देयर आर 4 फोर्सेज इन द नेचर बेसिकली। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज मोस्ट पावरफुल। उसके बाद विद्युत चुंबकीय, उससे कमजोर बल विद्युत चुंबकीय होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद वीक फोर्सेज होते हैं जो कि जो है ना रेडियोधर्मी पदार्थ, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, जिसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं, उनमें दुर्बल बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जी, ठीक है। तो ये बात याद रह जाएगी। सामर्थ्य के क्रम के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो न्यूक्लियर फोर्स है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर वीक फोर्सेज है, और सबसे कमज़ोर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप देख रहे होंगे सामर्थ्य में 10 की पावर 39 ये इसकी शक्ति को बतला रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही होता है ना। तो देखिए कितना ज़्यादा कमज़ोर बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वीय बल, वो सबसे कमज़ोर होता है। अब हम लोग एक एक पे बात कर लेते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए चारों बलों का हम लोग एनालिसिस जो है ना वो करने वाले हैं, और इस एनालिसिस से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो जो नाभिकीय बल होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको बताया था प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में जो है ना, प्रोटॉन में क्या था और न्यूट्रॉन में क्या था। न्यूट्रॉन में 2 डाउन और 1 अप था, जबकि प्रोटॉन में 2 अप और 1 डाउन था। तो जो नाभिकीय बल है ना, प्रोटॉन, देखो केंद्रक जो है ना किसी भी तत्व का, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा प्रभावी बल के साथ वो आपस में जुड़े हुए हैं। उनको यदि ब्रेक करने की एनर्जी मिली, उनको यदि तोड़ा गया, तो उससे अथाह ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यही नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन है। इन्हीं से ही हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ना उसका जनरेशन करते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या क्वार्क कणों जो जिस बल से आपस में जुड़े हुए हैं, वही बल क्या है, नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ मोस्ट पावरफुल फोर्स। लेकिन ये सबसे कम दूरी तक लगता है, क्योंकि 10 की पावर -15 जिसे फर्मी मीटर कहते हैं, बहुत कम इसका क्षमता है ना, दूरी बहुत कम 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 जगह तक, स्थान तक इसका प्रभाव रहता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का तो जो है ना ब्रह्मांड में अनंत बिंदु तक है ना गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव रहता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल किन में लगते हैं, 2 आवेशों के मध्य, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण, तो ये विद्युत चुंबकीय फोर्सेज। दुर्बल बल मैंने आपको समझाया था, जो वीक फोर्सेज है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे पोलोनियम है, जैसे ट्राइटियम है, जैसे यूरेनियम है, तो उनके बीच जो रेडियो एक्टिव कणों के मध्य लग रहा है वो दुर्बल बल है। और कोई भी जो भौतिक सेलेस्टियल बॉडी या पिंड है ब्रह्मांड के, जो 2 जैसे चंद्रमा, सूर्य वगैरह, तो इनके मध्य जो लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। सामर्थ्य के अनुसार सबसे मजबूत कौन से, हमने पहले ही बात कर ली है कि न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे पावरफुल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो प्रबल होते हैं, लेकिन वीक फोर्सेस जो हैं वो कंपैरेटिवली दुर्बल होते हैं, और गुरुत्वीय बल जो है वो सबसे कमज़ोर होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये तो पहले ही समझा दिया। सबसे कम दूरी परास तक इनकी जो रेंज होती है ना, 10 की पावर -15, इसे फर्मी मीटर, जिसे एनरिको फर्मी ने पहली बार जो है ना केंद्रकों के बीच की दूरी एनरिको फर्मी ने मापी थी। ये अधिक दूरी तक, लंबाई तक होते हैं, ये थोड़ी सी कम दूरी तक होते हैं रेडियो एक्टिव फोर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा 10 की पावर 26 मीटर इतनी दूरी तक जो है ना गुरुत्वीय बलों का प्रभाव रहता है, 10 की पावर 26। तो ये बहुत दूरी तक रहते हैं, लेकिन ये कमज़ोर बल होते हैं, है ना। नेचर देखिए, नाभिकीय बलों में आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन और विद्युत चुंबकीय बल में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षित करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण होगा। दुर्बल बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, इसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट ओनली। तो इन तीनों की तुलना में ये केवल अट्रैक्ट ही करता है, आकर्षण फोर्स ही है। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो मैंने आपको बोसोन पार्टिकल के बारे में बात कही थी, तो 2 कणों के बीच में जो बलों का आदान प्रदान हो रहा है वो किसके कारण होगा, बोसोन के कारण, जो है ना जो है सत्येंद्र नाथ बोस, जो भारतीय साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर पड़ा है। तो ग्लूऑन के कारण, ग्लूऑन जो पदार्थ है उसके कारण जो है नाभिकीय बल में जो है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेज हैं वो फोटोन के कारण, अभी हमने ये फोटोन भी पढ़ा था, डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन के कारण किस में होता है,
ये वीक फोर्सेस कौन से हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण। और ग्रेविटॉन जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, वो कौन से बोसोन पार्टिकल के कारण है, ग्रेविटॉन के कारण जो है ना दो पिंड आपस में आकर्षित हो रहे हैं। देखिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में है, उसके पीछे कारण क्या है, स्टेबिलिटी का कारण क्या है कि जो है न्यूक्लियर फोर्सेस। परमाणु के स्थायित्व, जो तत्व है, तत्व का यदि कोई भी परमाणु है उसका स्थायित्व किसके कारण होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। लेकिन नाभिक स्थायी है, इसका कारण क्या होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल के कारण। रेडियो एक्टिविटी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उत्तरदायी कौन है, तो वो आपके वीक फोर्सेज हैं। और सौर मंडल, आकाश गंगा और ये सभी जो स्थायित्व में हैं, है ना, जिस प्रकार एक फिक्स परिधि पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब लोग घूम रहे हैं, सूर्य भी जो है गैलेक्सी के केंद्र में घूम रहा है। आपने यदि मेरा ब्रह्मांड वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे लगभग 10 अलग अलग प्लेलिस्ट मैं तैयार कर चुका हूँ। सभी लेक्चर जो है बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ जो है कवर्ड हैं। मैं इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि कल को आप खुद भी स्वयं पढ़ाए ना तो बहुत अच्छे से किसी को जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ये बात जो है अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है ना स्प्रेड आउट करें। आप अपने पर्सनली जो स्टेटस है, आपका जो फेसबुक है, उस पर जो है ना मेरे कंटेंट को आप शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो देखिए चित्र कैसे बनाएंगे। नाभिक जो है प्रोटॉन के बीच में जो है ये ग्लूऑन के कारण जो है, और फोटोन के कारण जो है, फोटोन पार्टिकल जो बोसोन है उसके कारण जो है ना परमाणु स्थायित्व में रहता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ में ये जो अल्फा बीटा जो कण हैं उनके बीच में डब्ल्यू बोसोन नाम का जो है ये जो बोसोन पार्टिकल है उसके कारण जो है ना बलों का विनिमय, एक्सचेंज हो रहा है। बोसोन पार्टिकल के कारण ही दो ऊर्जा का एक जगह से दूसरे स्थान पर विनिमय होता है। और सौर मंडल के अंदर ग्रेविटॉन नाम के पदार्थ हैं। तो आपको यहाँ तक सारी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर है हम केमिस्ट्री का आगे पढ़ेंगे, है ना। आपको यदि कोई भी टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इस क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।